Hello everyone, this is प्रशांत सिंह and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की और करंट अफेयर सीरीज़ में मैं आज फिर आया हूं आपके सामने देश और दुनिया की अलग अलग प्रकार के वैसे पॉइंट लेकर, वैसी चीज़ें लेकर, वैसे फैक्ट लेकर जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है ना जो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, आप टेक्निकल की कर रहे हैं, आप वनडे एग्ज़ाम की कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। आसान तब है जब आप इन चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाए रहें। आसान तब है जब आप इनसे थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करते रहें, आपको पता हो कि हाँ ये हो रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप क्लासेस देख रहे हैं, आप अलग अलग प्रकार के सोर्सेज से चीज़ों को गेन कर रहे हैं। और टफ तब है जब आप ये सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स को छोड़कर हम बाकी चीज़ों के आधार पर एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो फिर समस्या है। कभी कभी हमको लगता है कि एग्ज़ाम किन लोगों का निकलता है या कैसे लोगों का निकलता है। तो कैसे लोग हैं जो इतिहास लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि इतिहास लिखने के लिए किसी कलम की ज़रूरत नहीं होती है। इतिहास लिखने के लिए सिर्फ हौसलों की ज़रूरत रहती है। तो आप हौसला बनाए रखिए और यकीन मानिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक दिन इतिहास ज़रूर लिखेंगे। राइट। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं कि चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आप मुझे बताएंगे कि कमेंट करके कि इनमें से कौन सा ऐसा आईआईटी है जिसने अभी समुद्री जल से हाइड्रोजन को उत्पन्न किया है। तो आप लोगों के मैसेज आएगा, आपके कमेंट आए और इसका राइट आंसर जो था वो क्या था, वो आईआईटी मद्रास था। राइट। आईआईटी मद्रास ने अभी समुद्री जल से, सी वाटर से और क्या किया है, उसने हाइड्रोजन जनरेट किया है। राइट। तो ये एक याद रखिएगा। आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज के लिए हमारे पास में क्या है, आज के लिए हमारे पास किस प्रकार की चीज़ें हैं उनके बारे में देखें अगर तो यहाँ पर बोल रहा है कि रिसेंटली द 12th edition of the joint military exercise ex equivalent between India and which country national defense here has started। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो 12वां संस्करण है एक्स इकोवेरिन का, वो भारत और किस देश के बीच में देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो है वो मालदीव के बीच में हुआ है। मालदीव और भारत के बीच में ये बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज के तौर पर चीज़ें देखने को मिली थी। और कब से कब तक हुई थी, तो 11 से 24 जून के बीच में हुई थी। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है इक्विवेरिन। इक्विवेरिन का मतलब क्या होता है, तो इक्विवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड, इक्विवेरिन का मतलब होता है दोस्त। राइट। तो आप ये याद रखिएगा कि एक्स इक्विवेरिन नाम उसको दिया गया है जिसमें से इक्विवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड या दोस्त। कब हुआ है ये एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये हुआ है 11 से 24 जून 2023 के बीच में। अब क्वेश्चन ये उठता है ये कहाँ पर हुआ है, तो इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये हुआ है चौबाटिया नामक जगह पर। और ये चौबाटिया जो है भारत में कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड का पार्ट। राइट। तो आप याद रखेंगे कि जो एक्स इकोवेरिन नाम की बाइलेटरल मिलिट्री एक तरीके से एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज जो थी वो किसके किसके बीच में हुई है, तो वो भारत और मालदीव के बीच में हुई है। और 11 जून से 24 जून के बीच में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड के चौबाटिया नामक जगह पर। इसमें आप इतनी चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक नई चीज़ की शुरुआत की गई है भारत में। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वेयर हैज़ द फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल, पहला जो ट्राइबल स्पोर्ट फेस्टिवल की शुरुआत की गई है वो कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर हेल्ड किया गया था, उसका कहाँ संपन्न हुआ है, तो उसका राइट आंसर जो है वो भुवनेश्वर है। और इसको भुवनेश्वर में मतलब संपन्न किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक था, तो 9 जून से लेकर 2023 12 जून 23 तक ये चीज़ें देखने को मिली थी। कहाँ पर, भुवनेश्वर में। और विनर इसमें कौन था, उड़ीसा था। और कर्नाटक जो था उसको हराकर यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली हैं। और उड़ीसा जो है उसने कर्नाटक को हराया है, लेकिन क्योंकि जो हारता है वो रनर अप कहलाता है, तो याद रखिएगा कि रनर अप के फॉर्म में कौन था, तो कर्नाटक था। किस मिनिस्ट्री ने इसको होस्ट किया था, तो यहाँ पर आप याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इन एसोसिएशन विद केआईटी यूनिवर्सिटी। केआईटी यूनिवर्सिटी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको होस्ट किया था। तो इतनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं कि भाई कहाँ पर हुआ है फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, 9 जून से 12 जून के बीच में, तो ये भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा इसका विनर था। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है कि हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूआईडीएआई। यूआईडीएआई की अगर मैं बात करता हूँ तो यूआईडी तो जनरली हम बोलते हैं ना,
वहाँ पर बस आपको एक चीज़ और ऐड कर देनी है, यूआईडी मतलब कि आधार की बात करते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो यूआईडी का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में यूआईडीएआई के नए सीईओ जो हैं वो कौन बने हैं, तो नए सीईओ बने हैं अमित अग्रवाल जी। अमित अग्रवाल जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अमित अग्रवाल जो है यूआईडीएआई के नए सीईओ बनने के पहले कहाँ पर थे, किस जगह पर पोस्टेड थे, तो जो मेइटी मिनिस्ट्री है उस मेइटी मिनिस्ट्री में अगर मैं बात करूं आपसे तो उसके अतिरिक्त सचिव के तौर पर इनकी पोस्टिंग जो है वो की गई थी, और वर्तमान में इनको क्या किया गया, यूआईडीएआई के सीईओ के तौर पर यहाँ पर इनको बनाया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है इनमें से किसने उसका खिताब जीता है, तो उसका खिताब जीता है उरुग्वे। उरुग्वे ने इटली को हराकर, अगर मैं आपसे बात करूं कि किसको हराकर यहाँ पर उरुग्वे ने ये खिताब जीता है, तो उरुग्वे की अगर हम बात करें तो उरुग्वे ने इटली को हराया 1-0 से, और पहली बार अगर हम देखें तो पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल जो है उसका खिताब जीता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि चीज़ें उरुग्वे जो है वो क्या है, या उरुग्वे ने इसको हराया है तो क्या है, तो उरुग्वे की अगर मैं राजधानी की बात करूं तो उरुग्वे की जो राजधानी है वो है मोंटे वीडियो, और इटली की राजधानी जो है वो रोम है। देखिए करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली ये नहीं कि हाँ मेन चीज़ें हमने देख ली, आप उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को और देखिए। आप ये भी देखिए कि जनरली ये भी देखते हैं कि हम जब देशों की बात करते हैं तो आप वहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर लीजिए कि भाई ये देश है, इस देश की ये कैपिटल है, इस देश की ये करेंसी है, तो अगर आप वहीं पर इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी रिसेंटली। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है। तो पवन ऊर्जा क्षमता की अगर हम बात करें, विंड एनर्जी की अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये अभी डेटा आया है और अभी जो रिसेंटली एग्जाम देखने को मिले हैं, अलग अलग एग्जाम, उन एग्जाम में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक। तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिए कि जो विंड पावर कैपेसिटी है उसमें टॉप पर या टॉप पोजीशन पर कौन पहुंच गया है, तो वो गुजरात पहुंच गया है, ठीक है। और इसका अनाउंसमेंट जो है वो 15 जून 2023 को किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसका अनाउंसमेंट है, ये कुछ बेसिक चीजें याद रखिए, ठीक है। मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रकार की चीजें की गई। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि रिसेंटली एडीबी एंड इंडिया हैव साइंड 130 मिलियन US$ लोन एग्रीमेंट टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर इन विच स्टेट। देखिए इसका राइट आंसर तो ये है, आपसे पूछ क्या रहा है कि हाल ही में एडीबी ने देश के किस राज्य के साथ में 130 मिलियन US$ का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किसके लिए, बागवानी कृषि के लिए, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के लिए। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर जो है वो हिमाचल प्रदेश होगा। लेकिन अगर अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको सिर्फ ये नहीं जानना है कि यार किसके साथ में हुआ, किसने अभी लोन जो है वो एडीबी के साथ में लिया है, आप ये भी देखिए ना कि एडीबी जो है वो क्या है। तो बेसिक चीजें आप यहाँ पर भी देखिए। तो एडीबी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं एडीबी की बात करता हूं तो एडीबी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और एक स्पेसिफिक एरिया में जो भी देश हैं उनके उन्नति, उनके विकास के लिए, और उन देशों की इकोनॉमी जो है वो सही तरीके से चलती रहे, उसके लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है वो फंडिंग करता है, राइट। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, मनीला में। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्री अगर अभी हम देखें करंट में तो इसमें 68 कंट्री जो है वो मेंबर है। तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हैं कि किस स्टेट ने यहाँ से लोन लिया है, अगर आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो किस प्रकार की हैं, तो वहाँ आप सिर्फ इतना मत देखो ना कि हिमाचल प्रदेश जो है उसने लोन लिया है एडीबी से, आप ये भी देखिए कि एडीबी की जो बेसिक चीज़ें हैं ना आप उनको भी ध्यान में रखिए। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है, और इसकी जो मेंबर कंट्री हैं वो वर्तमान में 68 कंट्री जो हैं वो इसमें मेंबर है। अब यहाँ पर देखिए चीज़ें किस प्रकार की दिख रही हैं कि 130 मिलियन डॉलर का लोन लिया है, किसने लिया है, हिमाचल प्रदेश ने लिया है, और किसके लिए लिया है, हॉर्टिकल्चर के लिए लिया है, बागवानी के लिए लिया है।
बात समझ में आ रही है? तो ये एक चीज है, इसको आप याद रखिए। साथ में एडीबी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए इसमें जैसे पूछ रहा है कि रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी हैज डाइड एट द एज ऑफ 86। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो हैं, जिनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो सामान्य तौर पर जब तक आप व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं, जब तक आप नहीं जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, तब तक आप इसके आंसर जो हैं वो सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी फेमस पर्सनालिटी हैं, जो भी अलग अलग देश हैं, आप जब चीजों को पढ़ें, आप देखें कि यार इस कंट्री का पीएम ये है, इस कंट्री के पीएम ये हैं, इस कंट्री के एक्स पीएम ये थे। तो जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे ना, जब इन चीजों को देखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। बात समझ में आ रही? अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो फिर आप वहां पर बोल सकते हो कि हाँ सर, हमको ये पता है कि सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो 86 वर्ष के थे, जिनकी डेथ हो गई है, वो कहाँ के थे? वो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। बात समझ में आ रही है? अब इसमें यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि देखो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1994 से लेके और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन तक था। उन्होंने 2019 में यूरोपियन संसद के सदस्य के रूप में काम किया था और 27 नवंबर 2013 को मीडिया सेट फर्म में टैक्स धोखाधड़ी के दोषी भी पाए गए थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो मैंने डाल रखी हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप ये तो याद रखिए कि ये हैं कहाँ के और कहाँ के एक्सपीएम थे, लेकिन उसके साथ में कुछ बेसिक चीजें इनके बारे में वो भी आप याद रखिए। अगर कोई फेमस व्यक्ति होता तो उसके बारे में सबको ही जानते हैं ना, बात समझ में आ रही है, लेकिन इनके बारे में अगर आप देखिए तो फिर इन बेसिक चीजों को आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोल रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹10,000 फॉर पद्म अवार्ड्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पद्म अवार्ड जिनको प्राप्त हुआ है या पद्म पुरस्कार जो हैं, उनको प्राप्त करने वालों के लिए प्रति माह 10,000 रुपए की जो स्टाइपेंड की राशि घोषित की गई है, जिसकी घोषणा की गई है, वो किस सरकार के द्वारा की गई है? तो वो की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है, बस इतनी चीजें मत देखिए। यहाँ पर क्या की गई है कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट ने अभी क्या बोला है कि जिन लोगों को पद्म पुरस्कार मिलेगा उन लोगों को हम 10,000 रुपीज पर मंथ क्या करेंगे? स्टाइपेंड देंगे। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन घुमाकर ये पूछ ले कि किस मुख्यमंत्री ने इस चीज की घोषणा की है, तो आपको अगर ये नहीं पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर है, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाओगे। तो यहाँ जरूरी ये हो जाता है कि जब आप ऐसी चीजों को पढ़ें तो साथ में आप ये भी पढ़ें कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो क्या हैं? वो हरियाणा के सीएम हैं और उनके द्वारा पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 10,000 रुपए प्रति माह की राशि जो है स्टाइपेंड के फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ में इन्होंने एक चीज की और घोषणा की। इन्होंने ये बोला कि जो ऐसे लोग हैं वो राज्य में चलने वाली जो भी वोल्वो बसेस है ना, राज्य के जितने भी ऐसे लोग हैं वो राज्य में चलने वाली जो वोल्वो बसेस हैं उनमें उनको मुफ्त सेवा प्रदान की जाएगी। तो दो स्टेटमेंट याद रखेंगे इनके कि मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा एक घोषणा की गई, पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को 10,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा और वोल्वो बस जो है वो उनके लिए क्या कर दी जाएगी? फ्री कर दी जाएगी। ये दो चीजें जरूर इसमें याद रखेंगे। इसमें देखिए एक चीज और अगर आप यहाँ याद रखते हैं तो क्योंकि यहाँ पर पद्म पुरस्कार की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें आप इसको याद रख सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही सामान्य चीज है, सभी लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा है, तो वहां पर आप बोल देते हैं कि सर भारत रत्न जो है वो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत रत्न जो है वो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद अगर मैं आपसे हायरार्की पूछ लेता हूं तो फिर आप क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले आता है हमारे पास में भारत रत्न। भारत रत्न के बाद में आता है पद्म विभूषण। यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या पता चलता है? यह आता है पद्म विभूषण। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो फिर आता है पद्म भूषण और उसके बाद अगर आप देखिए तो फिर आता है पद्म श्री। बात समझ में आ रही? तो जब आप इस तरीके की चीजें देखें तो आप इनको भी एक बार रिकॉल कर लीजिए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए कि रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी विल स्टार्ट हिंदू स्टडीज सेंटर इन 23-24। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने वर्ष 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र जो है वो शुरू करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन पर अगर वाराणसी का नाम आता है या अगर ऐसे क्वेश्चन पर बीएचयू का नाम आता तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके बीएचयू लिख देते, क्योंकि उसका नाम ही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बीएचयू है नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम सोचें, और ये तब बनेगा जब आपको चीजें पता होंगी। तो याद रखिए कि यहाँ पर कौन शुरुआत कर रहा है, किसकी, हिंदू अध्ययन केंद्र की। जो अगर हम बात करें ये हिंदू स्टडीज सेंटर जो है उसकी शुरुआत जो है वो कौन कर रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा की जा रही हैं, इसको याद रखिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें, एक चीज़ ये याद रखिए, CSAS पोर्टल के द्वारा इस प्रकार की चीज़ें की गई हैं। ये ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट एलोकेशन का सिस्टम जो है वो चलाया जाता है। तो बस ये इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो बोल रहा है कि वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट द नेशनल ट्रेनिंग कंक्लेव रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कंक्लेव का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया है, तो उन्होंने किया है न्यू दिल्ली में। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से बाकी चीज़ों को देखने की, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ पर हुआ है, तो आपको पता होगा कि न्यू दिल्ली में है, तो बस उतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन जो थे वो हमारे लिए आज के लिए ज़रूरी थे, और इतने चीज़ों के बारे में आपको पता चला। इनको आप रखिए, इनको नोट करिए और इनको बार बार पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स को जब आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कौन सा दिन है जिस दिन नेशनल राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसके लिए कमेंट करिए और मैसेज करके बताइए कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है और गूगल नहीं करना है तो पिछली क्लास जाकर देखिए, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहें, आप लोग खुश रहें। थैंक यू सो मच।